नमस्कार साथियों, अदम्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि जो पिछली कक्षा थी उसमें हम मूल अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो संविधान का जब निर्माण हुआ था, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे हमारे मौलिक अधिकार। लेकिन जो हमारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। यानी कि अब हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है, उसे संविधान के भाग 12 में 300 क के अंदर एक विधिक अधिकार के विधि अधिकार में रख दिया गया है। लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे तो हम समानता का अधिकार स्टार्ट कर दिया था, जिसके आर्टिकल्स हमने 12, 13 और 14 पढ़ लिए थे। जिसमें 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा के बारे में बताया था और साथ ही जो 13 आर्टिकल है वो बताया गया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अक्षुण्ण है। और उससे संबंधित 13, 1, 2, 3 और 4 में ये सारी चीज़ें बताई थी कि अगर कोई भी प्रावधान या कोई भी अध्यादेश व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उसे अवैध ठहराया जा सकता है। और साथ ही एक चीज़ यह भी कही गई थी कि अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ने कोई भी कानून बनाए हैं और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के का हनन कर रहे हैं, तो उसके जो 2 पक्षों में उनको रखा जाएगा, जिसमें एक पक्ष वैध हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अवैध। तो वैध पक्ष है उसको मान्यता दे दी जाएगी और जो अवैध पक्ष है उसको अमान्य ठहरा दिया जाएगा। तो इसे आंशिकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब हम समानता के अधिकार में को पढ़ते हुए आर्टिकल 14 से वापस से देख लेते हैं एक बार कि जो हमारा अनुच्छेद 14 है उसमें क्या लिखा हुआ है। समानता का अधिकार, ये हमारा पहला मूल अधिकार है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और ये शुरू होता है 14 से 18 तक। समानता का अधिकार, जैसा कि हम इस अधिकार इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि समानता यानी कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को समानता की दृष्टि से देखना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना, कानूनी रूप से समान चीजें करना, कि कानून की नजरों में समान होना। उन्हें कानून का अगर कोई अपराध किया गया है या किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। समान अपराध के लिए उन्हें समान रूप से दंड दिया जाएगा। तो जो अनुच्छेद 14 है उसके अंतर्गत लिखा है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 इसमें लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की दृष्टि में सभी समान है। विधि के समक्ष समानता ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन देश से लिया है। और साथ ही इसमें ये भी कहा गया कानून विधि का समान संरक्षण, यानी कि कानून का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। और ये हमने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। और ये जो सिद्धांत दिया है वो दिया है एबी डेजी ने, यानी कि एबी डेजी के द्वारा विधि का जो समान संरक्षण है उसका सिद्धांत दिया गया है। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कौन-कौन से व्यक्ति, वैसे तो समानता का जो अधिकार है उसमें सभी भारतीय व्यक्ति जो होंगे वो समान है, यानी कि समान जो कोई कृत्य किया जाएगा उसके लिए समान प्रावधान है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपवाद स्वरूप है, जैसे भारत का राष्ट्रपति हो गया, भारत का उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य हो गए, और इसके अलावा विदेशी राजदूत और साथ ही यूएनओ के जो सदस्य होते हैं उनको इससे छूट दी गई है। तो नोट डाल के हम इसमें लिख लेते हैं, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेशी राजदूत, विदेशी राजदूत, विदेशी राजदूत, यूएनओ के पदाधिकारी, यूएनओ के पदाधिकारी, यूएनओ के पदाधिकारी, संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, तथा साथ ही महिलाओं को जार्म कर्म में छूट दी गई है। साथ ही महिलाओं को
साथ ही महिलाओं को जार कर्म में छूट दी गई है। जार कर्म में छूट दी गई है। जो हमारा आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समानता, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप ये हैं जिसमें से कुछ पदाधिकारी हैं, तो इनको इस सब चीजों में छूट दी गई है। अगर वो अपने पद पर हैं और कोई अपराध उनसे हो जाता है तो पहले वो उस पद से त्याग पत्र देंगे, उसके बाद ही उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी। पद पर रहते हुए उन पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये कुछ पद हैं जो इनको हम अपवाद स्वरूप मान सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 जो आर्टिकल 15 है वो कहता है धर्म, नस्ल, जाति, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 जो एक है वो कहता है कि वो राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद 15 एक के तहत राज्य को निर्देश दिए जाते हैं। अनुच्छेद 15 2 के तहत व्यक्ति को निर्देश दिए जाते हैं। अनुच्छेद 15 जो 3 है उसके तहत बच्चे और महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान की सुविधा की गई है। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें आरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद 5 उसके अंतर्गत जो निजी संस्थाएं उनके आरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद है 15(1) के तहत अनुच्छेद 15(1) राज्य को निर्देश और ये आता है 15(1) में राज्य को निर्देश और ये आता है 15(1) के द्वारा। फिर बात करते हैं व्यक्ति को निर्देश और ये आता है 15(2) के अंदर। फिर थर्ड नंबर पे हम देखते हैं बच्चे व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। बच्चे व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान। और ये आता है 15(3) के अंदर। फिर है चौथे नंबर पर है सरकारी संस्थाओं में आरक्षण। सरकारी संस्थाओं में आरक्षण और ये आता है 15(4) के अंदर। अब है लास्ट निजी संस्थाओं में आरक्षण। निजी संस्थाओं में आरक्षण और ये आता है 15(5) के अंदर। 15(5) में तो इसमें हो गया अनुच्छेद 5 के अंदर, जिसको भी इनके भी सब टाइटल कह सकते हैं। तो इसमें आता है 15(1) में राज्य को निर्देश देते हैं। 15(2) के अंदर यह व्यक्ति को निर्देश देता है। 15(3) के अंदर बच्चे और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान है। 15(4) में सरकारी संस्थाओं के आरक्षण से संबंधित है और जो 15(5) है वो निजी संस्थाओं के आरक्षण से संबंधित है। अब जो अनुच्छेद 15 है उसमें कहा गया है कि जो किसी के भी साथ धर्म, जाति, नस्ल, निवास स्थान तथा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 इसमें लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, व लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि सभी व्यक्ति समान है, नहीं किया जाएगा।
अब इसपे ये जो सारी चीजें हैं उसके अंतर्गत ये कहा गया कि राज्य को निर्देश दिए हैं कि राज्य किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति की जाति को लेकर, धर्म को लेकर या किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये तो राज्य को निर्देश दिए हैं जो 15(1) में दिया है। वहीं फिर सेकंड नंबर पे 15(2) के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति को निर्देश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति भी आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उनको अवैध माना गया है। और किसी को भी ऐसी जो चीजें कि जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर उससे इस प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। फिर बच्चे व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान 15(3) के अंदर बच्चे व महिलाओं के लिए जो विशेष प्रावधान रखा गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि उनके विशेष प्रावधान की सुविधा है। अगर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का कोई घरेलू हिंसा होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो उसके लिए कुछ उन्हें विशेष सुविधाएँ दी जाएगी। अगर उनके साथ कोई घरेलू हिंसा होता है तो उसके खिलाफ एक 2005 में एक एक्ट बनाया गया था, घरेलू महिला हिंसा अधिनियम बनाया था। वो 2005 में लागू किया गया है कि महिलाओं के अंदर किसी प्रकार की हिंसा होती है, तो वो कानून का सहारा ले सकती है। अब जो सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की बात कही गई है कि यानी कि जो सरकारी संस्थाएँ हैं, उनमें आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही जो निजी संस्थाएं उनमें आरक्षण की बात कही है। ये भी जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा कहा गया था कि जो निजी संस्थाएं थी उसमें एक केस आया था संघवाद पीए इनामदार वर्सेस भारत संघवाद। तो उसमें जो निजी संस्थाएं थी उनमें आरक्षण की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद अशोक ठाकुर बनाम संघवाद जो केस आया था उसके द्वारा इस चीज को वैध ठहरा दिया गया था कि जो निजी संस्थाएं हैं तो उनमें भी व्यक्तियों को आरक्षण दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा नोट डाल के हम लिख लेते हैं। बच्चे व महिलाओं से संबंधित जो विशेष प्रावधान है 15(3) के अंतर्गत कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव तो होगा ही नहीं कि वो महिला है तो इस चक्कर में वो घरेलू हिंसा का शिकार हो, तो एक अधिनियम लेकर आए थे 2005 में। तो ये अधिनियम था, नोट डाल के लिख लेते हैं। महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया, ये लाया गया। और ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम ये लेकर आए थे, ये लाए गए थे महिलाओं के लिए, यानी कि जो 15(3) इस चीज की 15(3) के अंदर जो आर्टिकल है उसके लिए। तो यह है 15 अनुच्छेद 15(3) अनुच्छेद 15(3) के तहत लाया गया था, 3 के तहत लाया गया। अब जो हम ये बात कर रहे थे अभी कि जो सरकारी संस्थाएं हैं, तो सरकारी संस्थाओं में जो आरक्षण की बात कही गई है, तो एक चंपक दोराइज्म बनाम मद्रास राज्य केस आया था, उसके तहत सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की बात कही गई थी। चंपक सरकारी संस्थाओं में आरक्षण, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण, और ये प्रावधान किया गया था चंपक दोराइज्म के, चंपक दोराइज्म बनाम मद्रास, चंपक दोराइज्म बनाम मद्रास राज्य केस, मद्रास राज्य केस, चंपक दोराइज्म बनाम मद्रास राज्य केस। इसके तहत जो सरकारी संस्थाओं का आरक्षण है उसकी बात कही गई थी। और यह संशोधन जो आया था वो आया था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। और इसको जो लेकर आए थे तब लेकर आए थे प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत
यानी कि जो सरकारी संस्थाओं में आरक्षण की बात तब कही गई थी। अब जो निजी संस्था है उसमें जो आरक्षण की बात कही गई थी वो पीए इनामदार वर्सेस भारत संघवाद केस के तहत कहा गया था, जो आता है 15(5) के अंदर, अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(5) के अंदर जो निजी संस्थाओं में आरक्षण, निजी संस्थाओं में आरक्षण, निजी संस्थाओं में आरक्षण, इसके तहत पीए इनामदार, पीए इनामदार बनाम भारत संघवाद, भारत संघवाद, भारत संघवाद, इसमें निजी संस्थाओं में आरक्षण की बात कही, निजी संस्थाओं में, निजी संस्थाओं में आरक्षण, आरक्षण के लिए या आरक्षण की बात कही गई थी, आरक्षण के लिए कहा गया, कहा गया, आरक्षण के लिए कहा गया, तथा अशोक ठाकुर, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघवाद, अशोक ठाकुर बनाम भारत संघवाद, संघवाद में निजी संस्थाओं में आरक्षण को वैध ठहरा दिया गया, निजी संस्थाओं में आरक्षण को, निजी संस्थाओं में आरक्षण को, आरक्षण को वैध ठहरा दिया, वैध ठहरा दिया गया। यानी कि उसमें तो पहले बात कही थी कि हाँ आरक्षण होना चाहिए, लेकिन फिर वापस से एक बात आता है, केस आता है अशोक ठाकुर बनाम संघवाद, और इसमें निजी संस्थाओं में जो आरक्षण है उसको वैध ठहरा दिया गया। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे, वो है लोक नियोजन की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी है उसमें समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के अंदर लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की, लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों में समानता, अर्थात सरकारी, सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में समानता, सरकारी नौकरियों में समानता। अनुच्छेद 16 के द्वारा लोक नियोजन की समानता की बात कही है। इसमें यह कहा गया है कि किसी को भी स्त्री या पुरुष इस रूप में किसी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी सरकारी वैकेंसी निकलती है तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों ही एलिजिबल होते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे मूल अधिकार के तहत ये चीजें दी गई है कि किसी सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि अगर वह मेल है यानी कि वह पुरुष है तो उसका जो उसकी जो वेतन होगा वो ज्यादा होगा, और महिला है तो महिला होने के नाते उसके वेतन में कोई कमी होगी। अगर वो समान पद पर हैं तो उन्हें समान ही वेतन दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 16 के अंदर। अब अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि सभी को समान अवसर की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(1) में सभी को समान अवसर की बात कही है। अनुच्छेद 16(1), 16(1) के अंदर सभी को समान अवसर, सभी को समान अवसर, यानी कि महिला हो पुरुष हो, या अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो थर्ड जेंडर, जो थर्ड जेंडर आता है तो थर्ड जो जेंडर है उसको भी समान रूप से वो भी सरकारी नौकरियों के लिए ही उतना ही इक्वल है, यानी कि उसे भी समानता है। तो ये जो सारी चीजें कि महिला पुरुष दोनों को ही ये समान रूप से दिया गया है, सभी को समान अवसर। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं कि जो 16(2) के अंदर आता है कि धर्म, नस्ल, जाति या धन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(2) के अंदर, 16(2) धर्म, नस्ल, जाति
धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अब जो थर्ड नंबर का आता है वो है 16(3) के अंदर है कि जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान के आधार पर हम जो लोक नियोजन की सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें भेदभाव कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जैसे यूपी का है, उत्तर प्रदेश का हो गया, हम कोई राजस्थान का हो गया, कोई दिल्ली का हो गया, तो अब उस आरक्षण की दृष्टि से हम देखें तो अगर कोई यूपी वाला है, उत्तर प्रदेश का है, तो वहां कोई सरकारी नौकरी आएगी तो उसे देखा जाए तो उसे प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी। तो निवास स्थान के आधार पर जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भेदभाव किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है 16(3) के अंदर। निवास स्थान के आधार पर या जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर नौकरियों में, निवास स्थान के आधार पर नौकरियों में भेदभाव किया जा सकता है। नौकरियों में भेदभाव किया जा सकता है। अब आता है आरक्षण, यानी कि जो आरक्षण है जो 16(4) में बताया गया है आरक्षण, 16(4) के अंदर है आरक्षण। और आरक्षण का जो प्रावधान है तो आरक्षण के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है और जो सरकार है वह स्वयं ही यह तय करेगी कि किसको कितना आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण से संबंधित ये है कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, जैसे SC ST को आरक्षण तो संविधान जो बना था उसके साथ ही दे दिया था, कि हमें संविधान का जो निर्माण हो रहा था तो उसमें इसका प्रावधान दे दिया गया। उसके बाद आता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को लेके जो आरक्षण की बात कही गई थी तो वो सबसे पहले काका कालेलकर 1953 में एक समिति बनाई गई थी। तो ये इसीलिए बनाई गई थी, 1953 में एक समिति बनाई गई थी कि आरक्षण को लेकर, क्योंकि इसमें बहुत सारी जातियां थी और इनको जो आरक्षण है तो आरक्षण का कुछ स्पष्ट नहीं था कि इनको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए। फिर उसके बाद 1977 में एक उस समय तो जो 1953 में बनी थी तो उसका आरक्षण का आधार जाति मान ली गई थी। उसके बाद में मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, यानी कि जनता पार्टी की सरकार आई थी 1977 में, तो एक मंडल बना था, यानी कि जो बीपी मंडल है उसकी स्थापना की गई थी, उसको बिठाया गया था 1978 के अंदर। तो उसने जो रिपोर्ट पेश की थी तो उसमें काफी सारी जो अन्य पिछड़े वर्ग की जातियां तो काफी सारी थी, तो जिसमें जो दूसरे थे उनको तो 54% आरक्षण दिया गया था और जो अन्य पिछड़ा वर्ग था तो उनको 27% आरक्षण दिया गया था। उसके बाद एक बीपी सिंह की सरकार आती है 1989 के अंदर और उन्हें और यह जो आरक्षण का जो प्रावधान था ये 1990 से लागू होता है और इनको 27% आरक्षण दे दिया गया था। और उस 27% आरक्षण जो दिया गया था तो उसमें भी कुछ चीजें ऐसे हो गई थी, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात कही गई थी। तो इन्हीं चीजों में ध्यान रखते हुए एक केस आता है इंदिरा साहनी केस। तो इंदिरा साहनी केस वो आता है 1994 के अंदर। इसके अंदर कहा गया था कि जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण नहीं दे सकते हैं, साथ ही जो ओबीसी है ओबीसी को दिया गया आरक्षण भी उन्होंने वैध माना था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था। और उसके अलावा के जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता ओबीसी को। और जो आरक्षण की बात थी तो इसी के अंदर ही जो कह सकते हैं कि क्रीमी लेयर की बात कह दी गई थी। फिर एक 77वां संविधान संशोधन आता है और ये 14(4) क के अंतर्गत जो ये संविधान आया था 77वां, ये आया था 1995 में। और 14(4) क के अंतर्गत रखा गया था कि जो सरकारी जो पद हैं यानी कि उसके अंदर भी आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। फिर एक वापस एक संशोधन आया था 81वां संविधान संशोधन 2000, इसके द्वारा इसको रखा गया था 14(4) ख के अंतर्गत और इसमें ये कहा गया था कि जो बैकलॉग सीटें हैं उनको मिलाकर 50% आरक्षण से अधिक भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 14(4) क 14 अनुच्छेद 14(4) और यह जो इसमें जो बात कही गई है वो कही गई है आरक्षण की।
आरक्षण को लेकर कुछ स्पष्ट बात नहीं कही गई है और यह सरकार स्वयं तय करेगी। आरक्षण को लेकर स्पष्ट बात नहीं कही, स्पष्ट बात नहीं कही गई तथा सरकार स्वयं नहीं कही गई। सरकार स्वयं तय करेगी कि किसको कितना आरक्षण देना है। सरकार स्वयं तय करेगी, सरकार स्वयं तय करेगी। इसलिए पहले जो आरक्षण का आधार था तो वो उसका बेस क्या माना जाए, तो 1953 में काका कालेकर जो समिति थी तो वो गठित की गई थी किसके लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। और यह बनाई थी काका कालेलकर की समिति, काका कालेलकर के नेतृत्व में समिति बनाई थी और यह बनी थी 1953 में, यानी कि 1953 के आसपास बनाई थी। और इसका जो आधार था तो वो बोलते थे कि इसका आधार क्या माना जाए, जाति मानी जाए या फिर इसका आधार कुछ और माना जाए। तो इसमें जो आधार माना गया था उसमें जाति को आधार माना था, जाति को आधार माना गया। और जाति को आधार माना गया था तो इसमें एक वर्ग हो गया था एससी का और एक हो गया था एसटी का, यानी कि इसमें तो जाति को आधार मान लिया। इसके बाद इसके बारे में और कोई इतनी कोई ऐसा कह सकते हैं कि कोई गठन नहीं हुआ, कोई वापस से कोई समिति वगैरह नहीं बनाई थी। उसके बाद में भारत सरकार की प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी और यह बनी थी 1977 में। 1977 में यह सरकार बनी थी और इस सरकार के नेतृत्व में और उस समय जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। गैर कांग्रेसी सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे, वो बने थे मोरारजी देसाई, यानी कि जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे मोरारजी देसाई बनाए गए थे। उन्होंने एक बीपी मंडल आयोग का गठन किया था 1978 में, बीपी मंडल आयोग का गठन किया था इन्होंने, बीपी मंडल आयोग का गठन, बीपी मंडल आयोग का गठन किया, 1978 में, यानी कि इस आयोग का गठन किया था 1978 में कर दिया गया था। और इन्होंने जो कुल जातियां थी यानी कि पिछड़ी जो कुल जातियां थी उनमें फिर जो आरक्षण की व्यवस्था वो की थी कि यानी कि जो भागीदारी थी जिनको आरक्षण मिल रहा था वो 54% था और जो आरक्षण दिया गया था वो था 57%। जो अन्य थे उनकी जो भागीदारी थी इस आयोग ने व्यवस्था की थी अन्य को 54%। कुल पिछड़ी जातियां जिसे 54% भागीदारी थी सभी की और इसमें जो आरक्षण दिया गया था वो दिया गया था 27% आरक्षण, यानी कि बीपी मंडल में 27% आरक्षण की बात करी गई थी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। बीपी सिंह और ये जो इसकी सरकार आई थी वह आई थी 1989 में। बीपी सिंह की सरकार ने रिपोर्ट पेश की और ये रिपोर्ट पेश की गई थी 1990 में, यानी कि जो ये रिपोर्ट पेश की गई थी 1990 में पेश की गई थी और इस रिपोर्ट के द्वारा जो 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को दिया गया था। इसके द्वारा इस रिपोर्ट के द्वारा 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया, यानी कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। अब एक केस होता है इंदिरा साहनी केस और ये होता है 1994 में। इंदिरा साहनी केस
इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी केस। और ये केस होता है 1994 में। और इस केस के द्वारा ये कहा गया था कि ओबीसी को जो दिया गया आरक्षण है वो वैध है। ओबीसी को दिया गया आरक्षण, ओबीसी को दिया गया आरक्षण, दिया गया आरक्षण, ओबीसी को दिया गया आरक्षण वैध है, वैध है। यानी जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया उसको वैध माना गया था। साथ ही पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना चाहिए या नहीं दे सकते। पदोन्नति में, पदोन्नति में, पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते। और इसमें एक बात और कही गई थी कि 50% से जो आरक्षण है वो अधिक नहीं दिया जा सकता। 50% से आरक्षण अधिक नहीं दिया जा सकता। 50% से अधिक, 50% से अधिक आरक्षण, आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया, नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता। और इसी में क्रीमी लेयर की बात कही गई थी, यानी कि क्रीमी लेयर की अवधारणा भी दी गई थी। क्रीमी लेयर की, क्रीमी लेयर की अवधारणा भी दी गई थी। क्रीमी लेयर की अवधारणा भी दी गई थी, अवधारणा भी दी गई थी। यानी कि इसी के अंदर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। अब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में वो आ जाते हैं कि जो है तो सब ओबीसी, लेकिन उसमें भी आर्थिक दृष्टि से जो ज्यादा कमजोर हैं उन्हें फिर उसमें रखा गया, नॉन क्रीमी लेयर वाली चीजों में रखा गया था। अब ये तो इंदिरा साहनी केस हो गया। अब इसके बाद एक 77वां संविधान संशोधन होता है 1995 में। 77वां संविधान संशोधन 1995, नोट डाल के लिखेंगे इसको। 77वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। और ये आता है, ये हुआ था 1995 में, यानी कि 1995 में। और इसके द्वारा कहा गया था कि जैसे जो पदोन्नति में उसकी उसमें आरक्षण दिया जा सकता है। पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और इसको रखा गया था 16(4) में, 16(4) में, 16(4) के द्वारा या क में रखा गया था। 16(4) में पदोन्नति में, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ये तो हो गया 77वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है 81वां संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था। 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन और जो 2000 में हुआ था। इसके तहत 16 अनुच्छेद 16(4) में यह कहा गया कि 16(4) में कहा गया कि जो आरक्षण है, जो बैकलॉग की सीटें हैं उनको मिलाकर 50% से भी अधिक आरक्षण हो सकता है। बैकलॉग की सीटों को मिलाकर, बैकलॉग की सीटों को मिलाकर, बैकलॉग की सीटों को मिलाकर, सीटों को मिलाकर, मिलाकर आरक्षण, आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। 50% से अधिक, अधिक हो सकता है, अधिक हो सकता है। यानी कि अगर बैकलॉग की सीटें मिला दी हैं तो वो आरक्षण 50% से अधिक हो सकता है। अब ये तो हो गए थे जो 16(4) थे, उसमें भी 16(4) को जोड़ा गया और 16(4) को जोड़ा गया। अब आता है
16(5) यानी कि जो आर्टिकल नंबर 16(5) है उसमें ये कहा गया है कि धर्म के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। धर्म के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5) और 16(5) में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है या व्यवस्था की गई है। धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है यानी कि धर्म के आधार पर भी आरक्षण दिया जा सकता है और यह कहा गया है 16(5) के अंतर। अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत यह कहा गया था कि अस्पृश्यता का अंत, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से छुआछूत जैसी बातें नहीं करेगा या इस प्रकार का कोई भी घिनौना कृत्य नहीं करेगा। सभी व्यक्ति इसमें समान है और अस्पृश्यता के अंत जैसी बात आर्टिकल नंबर 17 में कही गई है। लेकिन कुछ अपवाद इसमें भी है। अगर बीमारी हो गई, बीमारी के समय आप छुआछूत कर सकते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले जब हम खुद सफर कर रहे थे कि जब कोविड आ गया था तो उस समय हम खुद भी एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ रहे थे, तो इस तरह की स्थिति में छुआछूत की जा सकती है। तो या फिर कुष्ठ रोग जैसी स्थिति हो गई तो उसमें भी छुआछूत की जा सकती है। लेकिन अन्य किसी वजह से कि हम ये कह सकते हैं कि ये इस धर्म का है या ये इस जाति का है या और भी कोई वजह होगी तो उससे हम किसी भी व्यक्ति से कोई छुआछूत नहीं करेंगे। इसलिए आर्टिकल नंबर जो 17 है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, जिसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद स्वरूप कुछ अपवाद है। बीमारी के समय या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी महामारी, छुआछूत की वजह, कोई बीमारी या कुष्ठ रोग जैसी स्थिति या कुष्ठ रोग जैसी स्थिति हो तो कर सकते हैं। जैसी स्थिति हो तो किया जा सकता है। यानी कि बीमारी हो गई तो उस समय आप छुआछूत कर सकते हैं, बाकी अन्य किसी कारण से आप छुआछूत नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। अब बात आता है हमारा जो समानता का अधिकार, उसके अंतर्गत उपाधियों का अंत, वो जो है आर्टिकल नंबर 18, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। कोई भी व्यक्ति इस भारत में स्पेशल नहीं है, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई उपाधि नहीं लगा सकता है। जैसे ठाकुर, बन्ना साहब वगैरह ये जो सारी उपाधियां होती हैं, राजा हो गए, राजा महाराजा, इस तरह की उपाधियां जो हम प्राचीन काल से सुनते हुए आ रहे थे कि जो राजा थे वो उपाधियां लगाते, अब उन सब चीजों को बंद कर दिया गया है। 1954 के समय पद्म विभूषण और जैसे जो पुरस्कार थे उनके वापस से उनको शुरू किया गया था उस समय। लेकिन जब जो अभी इसकी जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, मोरारजी देसाई जी की सरकार आई थी, तो उस समय इन उपहारों को देना या इन पुरस्कारों को देना बंद कर दिया गया था। लेकिन वापस से 1980 में इंदिरा गांधी जी ने इसको शुरू किया। लेकिन साथ ही ये जो जब ये पुरस्कार वापस से शुरू किए गए थे तो साथ ही कहा गया था कि ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं कि इनको कोई भी उपाधि के रूप में नहीं लगाएगा, ये उनके पुरस्कार है।
सिवाय शिक्षा के क्षेत्र में और सेना में जो उपाधियां दी जाती हैं, उन्हीं को ही कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे लगा सकता है। तो बाकी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति या चाहे वह राजघराने से हो या कोई भी हो, किसी भी प्रकार की कोई उपाधि अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। तो इसके अंतर्गत लिखा गया उपाधियों का अंत, किसी भी प्रकार की नाम के आगे किसी भी प्रकार की उपाधि लगाना वर्ज, नाम के आगे नाम के आगे नाम के आगे किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार की उपाधि किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं लगाई जाएगी। उपाधि नहीं लगाई जाएगी। साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए पद्म भूषण पद्मश्री आदि को पद्मश्री आदि पुरस्कार को या आदि जो इनको पुरस्कार दिए जाते हैं, आदि पुरस्कार को कोई भी नाम के आगे नहीं लगाएगा। कोई भी नाम के आगे नहीं लगाएगा। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में केवल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा व सेना के क्षेत्र में मिली उपाधियों को लगाया जा सकता है। मिली उपाधियों को लगाया जा सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो जो सेना में जैसे कर्नल हो गए, जनरल हो गए, मेजर हो गए, तो इस प्रकार की जो उपाधियां जो उनको मिलती हैं वो उसको लगा सकते हैं। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हम जो देखते हैं कि जैसे डॉक्टर हैं, तो किसी ने पीएचडी की हुई है तो वो भी उसको अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है नाम के आगे। एमबीबीएस किसी ने की है तो वो तो स्वयं डॉक्टर होता ही है मेडिकल फील्ड में, तो वह भी अपने नाम के आगे ये उपाधि लगा सकता है। तो आज हमने समानता का जो अधिकार है उसके जो सारे आर्टिकल्स हैं 14 से लेकर 18 तक वो सारे पढ़ लिए थे। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम स्वतंत्रता के जो हमारा मूल अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए अदम्य अकेडमी से। धन्यवाद।